वेलकम बैक बच्चे। आपके डिमांड पर मैं आज आपको कुछ प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ सिखाने जा रहा हूं, जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। और आपने हमेशा यूट्यूब पे पूछा है कि सर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हमने पहले लिख दी है आपको, ताकि आप इसको पहले कॉपी कर लो आराम से, या फिर आप आराम से इसको समझ लो क्या क्या चीज़ है। पहले मैं बोल दूँ बोर्ड पर, कम ऑन। यहाँ पर हमने कहा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होना, यानी बी कहते हैं होने वाले वर्ब को। और यहाँ पे हमने वर्ड लिया एम, आर, वाज, वेर, बीन, बीइंग और इज। ठीक है। वर्ब टू डू। वर्ब टू डू का मतलब करना, कोई काम करते हो, टू करना, तो डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है। टू हैव, हैड, हैविंग, हैज। वर्ब टू नीड, जरूरत, आवश्यकता, नीड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डेयर, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। विल का विल, अब ध्यान देना, विल का वुड नहीं, यह गलती मत करना, वरना कैन का कुड करना पड़ेगा, शैल का शुड करना पड़ेगा, मे का माइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर रहा मैं। ये विल बेसिकली मेन वर्ब है, ये मॉडल्स वाला विल नहीं है। समझ पा रहे हो कि वहां पे जो है विल का शैल शुड ऐसा नहीं है। ये विल का हिंदी होता है इच्छा, शैल का हिंदी नहीं होता, कैन का हिंदी नहीं होता। यहाँ पे क्या है, विल मतलब इच्छा, तो यहाँ पे इच्छा की बात हो रही है। तो विल, विलिंग और विल्स। जैसे आई एम विलिंग टू मीट यू, ही विल्स टू डू, तो विल यहाँ पे वर्ड अलग है, वो वाला मोड सा विल नहीं है, सेल वाला ऐसा नहीं है, ये अलग वर्ड है। लोग समझते हैं कि विल का वुड होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है इसको। अब कंसेप्ट समझिए कि मैं सिखा रहा हूँ रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का रोल क्या है, एक्शन क्या है। तो पहले जानो कि ऑक्सिलरी वर्ब, कोई व्यक्ति तुमसे पूछा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, कैसे बताओगे। तो सबसे पहले एक वाक्य सुनो, और वाक्य सुनने से पहले कुछ लाइन जान लो। V1 क्या लिखा, तो V1 कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। V1 क्या होता है बेटा, प्लूरल। V2 क्या होता है, पास्ट, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V3 परफेक्ट, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V4 कॉन्टिन्यूअस, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V5 प्रेजेंट और सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट। दूसरा चीज हमने कहा कि एक वाक्य सुनो। जैसे मान लो कि आपके घर में एक नौकर और दो मालिक है, तो नौकर का काम मालिक की सेवा करना। अब जो मालिक है वो आराम से रह रहा है, लोग मालिक को पूछ रहे हैं भाई मालिक साहब आए। अब जो नौकर है वो सेवा कर रहा है मालिक की। गॉट। समय के अनुसार नौकर नौकर, मालिक मालिक। समय के अनुसार 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मालिक चला गया ऊपर, घर में बचा कौन, नौकर। तो बोलो उस घर का मालिक कौन बन गया, नौकर। क्यों बना, जब मालिक नहीं था। यानी कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में घर में मेन वर्ब हो तो नौकर का नाम नौकर, और अगर घर में मालिक ना हो, नौकर अकेला हो, तो वही नौकर क्या बन जाएगा, मालिक, यानी कि वही बन जाएगा मेन वर्ब। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब दिख रहा हो और उसके पहले कोई वर्ब हो तो उसका नाम होगा ऑक्सिलरी वर्ब। उसका नाम क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब, वही ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, वही बन जाएगा मेन वर्ब। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही बन जाएगा मेन वर्ब। यानी कि मुद्दा ये बना कि ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप नोट में लिखो। तो हमने कहा कि यहाँ पे लिखो फटाफट 2 लाइन कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको मिटाऊंगा, नोट कर लिए सबने, तो मिटा रहा हूं, और लिखो कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। यानी ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। इसको पॉज करके बेटा लिख लेना,
ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज वेल एज मेन वर्ब, यानी सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। लिख लिया इसको। अब सेकंड पॉइंट देखो यहाँ, तो हमने कहा कि सारे का यूज कैसे कर सकते हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम चला हमने, अब यहाँ देखा कि यदि सब्जेक्ट है, ध्यान देना गौर से, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब हो, क्या बेटा, एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, क्या प्रयोग किया गया हो, मेन वर्ब का, और अदर वर्ड आ गया। तो यानी हमने कहा कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग नाम से जाना जाएगा। कैसे भाई, हमने कहा राम हैज गॉन, अब बोलो गॉन तुम्हारा मेन वर्ब है कि नहीं, तो बोलो इस हैज का नाम क्या होगा, यानी कि ये मेन वर्ब में कौन सा मेन वर्ब, तो ध्यान देना V3 और V4 एक ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आता, हमेशा नौकर के साथ आता है। तो बोलो एक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या लेगा, V3 और V4, और V3 V4 हमेशा क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो अब बताओ राम हैज गॉन, अगर कोई व्यक्ति तुमसे बोला अंग्रेजी में राम गॉन, बोलो राइट बोला कि रॉन्ग बोला, क्यों रॉन्ग बोला, क्योंकि V3 कभी अकेले नहीं आ सकता, V3 जब भी आएगा तो एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तुमसे किसी ने कहा कि आई कमिंग, आई कमिंग, आई कमिंग, बोलो राइट है कि रॉन्ग है, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आई एम कमिंग, यानी कमिंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आता। चाहो तो नोट में लिख लो V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, V3 एवं V4 कभी अकेले नहीं आते, V3 एवं V4 कभी अकेले नहीं आते, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। V3 एवं V4 कभी अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। लिख लिया इसको, मिटा दूं वापिस। एग्जाम्पल हुआ कि बच्चे, किसी ने कहा आई गॉन, गलत हो गया, किसी ने कहा आई हैव गॉन, सही बोला, लेकिन आई गॉन गलत हो गया। किसने बोला आई ईटेन, गलत बोला, आई हैव ईटेन सही होगा, वापिस आइए। कंसेप्ट नंबर 2 कि यदि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो लेकिन मेन वर्ब का प्रयोग, ध्यान देना बेटा, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन का प्रयोग हो, बल्कि कोई अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो वह एक्सिलरी वर्ब बोलो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो यह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। कौन सा मेन वर्ब, बोलो V3 हो सकता क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि V3 के साथ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। V4 हो सकता क्या, नहीं, क्यों, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी V1 हो सकता है, यानी कि V5 हो सकता है, यानी कि V2 हो सकता है, यानी V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V5 हो सकता है। कैसे देखते हैं बोर्ड पे, हमने देखो लिखा राम, यहां पे लिखा राम हैज, यहां पे लिखा राम हैज, यहां लिखा राम हैज गॉन, यहां लिखा राम हैज अ पेन। आराम से देखो, हमने कहा यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो उसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं, हैज। हमने कहा राम हैज गॉन, बोलो हैज यहां पे क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि हैज जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो मीनिंगलेस होता है, हैज नहीं सारे हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, क्या हैज का कोई हिंदी है क्या, लेकिन तुम अपने चार्ट में देखो हैज का मीनिंग क्या दिया हूं, रखना, चार्ट में देखो रखना दिया गया है। तो राम हैज गॉन, तो क्या हिंदी होगा, राम रखता है गया,
तो बोलो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं? तो बोलो मेन वर्ब के साथ नौकर है कि नहीं, ऑक्सिलरी है कि नहीं? कम ऑन, सेकंड पॉइंट, राम हैज अ पेन, राम हैज अ पेन, यह भी हैज, यह भी हैज, लेकिन ये वाला हैज मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस? बोलो इसका हिंदी रखना हुआ कि नहीं? बोला इसका हिंदी के पास हुआ कि नहीं? तो बोलो राम के पास एक कलम है, तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो, अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो इसका नाम क्या होगा बाबू? मेन वर्ब। तो बोलो ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं? समझ रहा है? तो बोलो हुआ कि नहीं मेन वर्ब? अब समझो कंसेप्ट, यानी कि मेन वर्ब के बाद नाउन आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब आता है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट नंबर 2। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, तो राम हैज गॉन का नेगेटिव क्या बनेगा? राम हैज नॉट गॉन या राम हैजंट गॉन। तो बोलो राम हैज अ पेन का नेगेटिव राम हैजंट अ पेन होगा? होगा बाबू? समझो गौर से, इसको बढ़िया समझो। ये लिखा हो तुम्हारे पास है, एग्जाम्पल देखो। हमने बोला राम गोज टू पटना, यहां बोला राम हैज अ पेन। पहले दोनों में समानता देखो, राम सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट, गोज मेन वर्ब, हैज मेन वर्ब, है कि नहीं? गोज के बाद पटना नाउन है कि नहीं? बोलो आप पेन नाउन है कि नहीं? राइट? तो बोलो गोज मेन वर्ब, हैज मेन वर्ब। राम गोज टू पटना, नेगेटिव क्या बनेगा? राम डज नॉट गो टू पटना, नॉट गोज। राम डज नॉट गो टू पटना। ध्यान रहो बोर्ड पे, V5 और V2 सिर्फ आता है पॉजिटिव में। जैसे ही हम बनाते हैं नेगेटिव या बनाते हैं कोई और वाक्य, ये V1 में टर्न कर जाता है, चेंज हो जाता है। यानी V5 कभी नेगेटिव में नहीं आता, V2 कभी नेगेटिव में नहीं आता। तो राम गोज जब बनाएंगे नेगेटिव क्या बन जाएगा? राम डज नॉट गो टू पटना। तो राम हैज अ पेन, नेगेटिव क्या बनेगा? राम डज नॉट हैव अ पेन, राम डज नॉट हैव अ पेन। चूंकि ये हैज V5 है तो नेगेटिव बनाएंगे हो जाएगा V1। तो राम डज नॉट हैव अ पेन। समझ में आ रहा है? तो बोलो यहां मेन वर्ब है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। लिख लो, बहुत महागुरु लिखा देंगे नॉट, बोल देगा राम हैज नॉट अ पेन, ब्लंडर होगा ना। तो लिखो मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाते, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। लिखो फटाफट, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। नॉट लगाया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, नॉट लगाया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, नॉट लगाया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। कॉपी कलम निकाल के बैठो ऑनलाइन वाले, और साथ में लिखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ना समझ में आया मैसेज करो। यहां देखो बोर्ड पे, तो हमने कहा राम गोज टू पटना, तो राम गोज मेन वर्ब, हैज मेन वर्ब। यहाँ पे तुम्हारा था राम हैज गॉन, ये था ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नेगेटिव बनाओगे तो तुम यहाँ नॉट लगा सकते हो, ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, नौकर है, यहाँ तो नॉट लगेगा ही लगेगा। समझ में आया बाबू? और समझो बोर्ड पे, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर समझो। बोर्ड पे ध्यान दो सीधा, ये सब समझ में आ गया? और देखो एग्जांपल, हमने कहा राम हैड, या आई कह देता हूं, आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। बताओ किस टेंस का है जी? कौन सा टेंस का है जी? कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट की पास्ट परफेक्ट? जल्दी बोलो। सिंपल पास्ट। तो आई हैड माई लंच, यह V2 है कि V3 है? चार्ट में देखो, चार्ट में देखो, V3 में नहीं है हैड। बोलो बाबू, V3 में हेड है कि नहीं? अब क्या प्रमाण है कि V3 नहीं है? क्योंकि इसके साथ नौकर नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए ये V3 हो ही नहीं सकता। तो है क्या ये?
V2 है। जब ये V2 है तो सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं? तो बोलो इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? हैड नॉट, आई डिड नॉट हैव, हैड होगा। क्या कहा था? V2 चेंज होता है V1 में, अभी मिटाया नहीं हूं, तो आई डिड नॉट हैव, इसी को खेलना कहते हैं अंग्रेजी में बेटा। तो आई डिड नॉट हैव माई लंच। अंग्रेजी समझने का प्रयास करो। आई डिड नॉट हैव माई लंच। कहां दिक्कत है बोलो? आई डिड नॉट हैव माई लंच। समझ में आया मुद्दा? अरे चलो बाय डीप क्लास है, समझो इसको से। अगर उतार लिया इसको, अगला कंसेप्ट, अगर मैं यहां पे लिखा, बोर्ड पे ध्यान दो, आई हैड माई लंच। अब बताओ ये वाला हैड क्या है? मेन वर्ब। ये वाला ही भीतरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब बोलो परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं? तो हैड कोई तूफान है? तो चाहे जैसे हो यूज करना तुम्हें आ गया ना? बोलो कोई डर यहां तक? सुनाया? यानी ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब नहीं बनता ऑक्सिलरी वर्ब। यानी सारे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के जैसा काम कर सकता है। कोई डाउट है? आगे तुरंत लिखो सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स साथ 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 सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स साथ साथ हो जाएगा। सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स साथ में पढ़ो, ठीक है? अब ध्यान दो बेटा, सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। अब सेमी मॉडल्स क्या करता है? गौर समझिए, सेमी मॉडल्स में दो ही वर्ड है तुम्हारा। एक है तुम्हारा नीड, ध्यान है बेटा, नीड और डेयर। एक हालांकि यूज टू भी होता है। ये क्या होता है? यूज टू। लेकिन यूज टू जो वर्ड है वो तुम्हें पढ़ाया होगा वुड के साथ, याद आ रहा है? तो सेमी मॉडल्स नीड और डेयर, इसको लोग डिफेक्टिव वर्ब के नाम से जानते हैं, डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है? और टू सेमी मॉडल्स नहीं मॉडल्स है वो, ठीक है? तो यहां समझना नीड सेमी मॉडल्स, नीड और डेयर की बात। तो इसका प्रयोग हम दो तरह से, अभी जस्ट में देखा था नीड और डेयर, चार्ट में देखो नीड डेयर है, लगे हाथ क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि समझो तुरंत। तो चार्ट में देखो नीड और डेयर है जी, यानी कि नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में कर सकते हैं, नीड और डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में कर सकते हैं। ये दोनों रूल मिल गया ना? यानी कि इसका यूज करेंगे हम मेन वर्ब के जैसा, इसका यूज करेंगे हम, यूज लिखो, इसका यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा, इसका यूज करेंगे मेन वर्ब के जैसा। अब नीड और डेयर में ऐसी कौन सी खास बात है कि इसको समाज से काट दिया गया? नीड और डेयर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसको अलग कर दिया गया? वजह क्या था? इसको क्यों नाम दे दिया सेमी मॉडल्स? इसी ग्रुप में क्यों नहीं पढ़ाने दिया मुझे? क्यों अलग कर दिया इसको? क्यों नाम दिया डिफेक्टिव वर्ब? जरूर कोई ना कोई वजह रहा होगा, और वजह छोटा नहीं बड़ा रहा होगा। छोटी मोटी चीजें होती तो मैं ही घुसा देता, लेकिन वजह क्या है? बड़ा है। अब बड़ा वजह क्या हो? देखो, जब मेन वर्ब में करते हैं बाबू, ध्यान देना फैक्ट, जब तुम्हारा नीड और डेयर क्या काम कर रहा हो? मेन वर्ब, तो इसके साथ बेटा टू का प्रयोग जरूर करना। फैक्ट याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत पूछता है। टू का प्रयोग जरूर करना। और वही नीड और डेयर अगर काम कर रहा हो हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करना। ये अंतर समझ में आया? दूसरा कंसेप्ट, अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा हो, तो इसके साथ ध्यान देना, नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हो, तो ये दो ही वाक्य बनेगा, या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव, या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव। जो बच्चा मुझे देख पा रहे हो इसको लिख लो बेटा, मिटाऊंगा जस्ट अभी, लिख लो और कॉपी कलम लेकर बैठो, क्योंकि आज पढ़ाई हो रही है, 10 मिनट की वीडियो नहीं है।
पूरा क्लास में रिकॉर्ड करके पूरा क्लास दे रहा हूं तुम्हारे लिए, खास करके तुम्हारे डिमांड के आधार पर। ठीक है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो वाक्य बनेगा और यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ टू नहीं लगेगा। अब गौर से देखते हैं एग्जाम्पल करके, जो हमने कहा वो जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि इसका यूज करेंगे दो तरह से, एक एज अ एक्सिलरी वर्ब और एक करेंगे एज अ मेन वर्ब। एज एक्सिलरी वर्ब, एज अ मेन वर्ब। अब समझिए गौर से, तो एज अ एक्सिलरी वर्ब, एज अ मेन वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। अब मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्स्ट्रा, समझना गौर से। हमने कहा था दो ही वाक्य बनता है, नेगेटिव और, अभी नीड और डेयर भूल जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो। हमने कहा आई डोंट गो टू अमेरिका। बोलो डोंट है कि नहीं एक्सिलरी वर्ब? है ना बाबू। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू या डोंट। आई गो टू अमेरिका, राइट। अब बताओ ये डोंट कैसा वर्ड है? यहां डू क्या है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है जी। अब देखो आई डोंट गो टू अमेरिका, डोंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डू क्या है? अगर मैं डोंट के स्थान पर कोई शब्द रखूं वो भी तो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो रख दिया हमने। आई नीड नॉट गो टू अमेरिका, नीड आई गो टू अमेरिका। आई डेयरेंट, डेयर आई गो टू अमेरिका। अब बताओ डेयर और नीड दोनों एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है? अब बोलो इसके बाद टू कहीं लगा है? नहीं लगा ना। अब एग्जाम में पता क्या देगा? आई नीड नॉट टू गो टू अमेरिका, गलत होगा ना? बोलो बाबू। बाबू नीड और डेयर में टू आता है कब? जब वो हेल्पिंग वर्ब हो। पूछ रहा हूं तुमसे, टू आता है? अरे टू नहीं ना आता बाबू। कब टू नहीं आता? जब तो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? तो यहां टू आएगा, लगा दिया तो गलत। जिस प्रकार बोलते हो आई डोंट गो टू अमेरिका, तो डोंट में टू लगता है? डोंट में टू लगेगा? नहीं लगेगा, तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार डोंट टू गो नहीं, आई नीड नॉट टू गो नहीं। एग्जाम में यही तो पूछेगा। यहां वापिस आ जाओ, सिर्फ एग्जाम्पल देखो। हमने लिखा आई एक एग्जाम्पल ऐसे तो बोनस, आई वांट टू गो टू अमेरिका। हमने दिया आई वांट टू गो टू अमेरिका। बेटा गौर से देखो बोर्ड पे, आई वांट टू गो टू अमेरिका। बोलो वांट क्या है? हमने कहा आई वांट टू गो। वांट यहां पे कौन सा काम कर रहा है? एक्सिलरी वर्ब होते हैं 24, उसमें वांट कभी आता है? अरे वांट मेन वर्ब ना है जी। तो आई वांट टू गो टू अमेरिका, वांट कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो बोलो मेन वर्ब है। देखना गौर से, हमने हटा दिया, चुपके से हटा दिया, लगा दिया नीड। तो बोलो नीड मेन वर्ब है कि नहीं? आई नीड टू गो टू अमेरिका। बोलो बाबू। तो जो काम वांट कर रहा था वही काम नीड कर रहा है ना? या फिर डेयर लगा सकते हैं। बोलो सेंटेंस पॉजिटिव है ना? जब इसका नेगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। क्या हम नीड नॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मेन वर्ब के साथ नॉट अभी तो पढ़ाया था, इसीलिए साथ पढ़ा रहा हूं। मेन वर्ब के साथ नॉट, तो बोलो नीड में नॉट लगेगा क्या? बोलो तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नीड टू गो टू अमेरिका। आई डोंट नीड टू गो टू अमेरिका। जो हिंदी इसका है ना वही हिंदी इसका है, इसलिए इसका नाम है डिफेक्टिव वर्ब। इसीलिए सेमी मोटे से अलग कर दो वर्ड को। ये दो वर्ड ऐसा खतरनाक है कि इसका हिंदी सेम है। देखो निकाल के, आई नीड नॉट गो टू अमेरिका, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड टू गो टू अमेरिका, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। दोनों का हिंदी सेम है, दैट्स वाई
इसका नाम है डिफेक्टिव वर्ब, ना कि यूज में कोई अंतर है, अंतर इसके सेंस में है। लोग पढ़ाते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और है, उल्टा पुल्टा। कंसेप्ट सीधा करिए। नीड और डेयर सही मॉडल्स क्यों कहलाता है? क्योंकि दोनों का हिंदी सेम निकलता है। यहां हमने कहा डू नीड आई गो टू अमेरिका, इसको मैं बोल दूंगा डू आई नीड टू गो टू अमेरिका। समझ पा रहे हो? तो इसका हिंदी सेम होगा, क्योंकि नीड का मतलब जरूरत और दोनों का सेंस एक ही होगा बेटा। तो नीड के साथ तुम डेयर लगा लो, कोई सेंस नहीं। बस समझना तुमको बस इतना है कि दोनों का सेंस इक्वल होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बस दिक्कत इतना है कि बच्चा समझ लेता है कि सेमी कुछ और होता होगा, इसका नाम रखा सेमी मॉडल्स। तो सिर्फ बस इतना अंतर है कि यूज में अलग अलग है, लेकिन सेंस में दोनों सेम होते हैं। तो आज के बाद कभी भी सेमी मॉडल से दिक्कत होगा? समझ में आ गया अंग्रेजी? कोई दिक्कत है बच्चे तो बोलो, कोई परेशानी किसी को नहीं? तो इसके बाद हम लोगों का पूरा वर्ब चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।